मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आपका पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है। इसी को देखते हुए हम हर सब्जेक्ट का वन शॉट लेकर आ रहे हैं। आपके लिए हम वन शॉट इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने से और उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली वन शॉट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या? फिजिक्स क्लास 12 पार्ट नंबर 2। फिजिक्स जो है क्लास 12 फिजिक्स पार्ट नंबर 2, जो कि पहला चैप्टर है क्या? प्रकाशिकी। क्या चैप्टर है? पहला प्रकाशिकी है। इस चैप्टर का हम आज वन शॉट देखेंगे। पूरी थ्योरी आज इसमें का कंप्लीट कर लेंगे। बचेगा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिर उस पर बस बच्चों आप यही पढ़ लो, बस यही पढ़ लो। इसमें 13 नंबर का यह चैप्टर आता है, क्योंकि 13 नंबर का चैप्टर आता है, इसमें आप पढ़ लेंगे तो इसका 13 नंबर आप क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आएगा ही। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमने सेट से निकाल कर और विद्या से देखा, सेट से देखा और मॉडल पेपर से देखा, 3 जगह से निकाल कर आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ 99.9% यहाँ आ सकता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपको अगर कुछ भी, जैसे फिजिक्स हो गया वन शॉट चैप्टर फर्स्ट का, केमिस्ट्री हो गया चैप्टर 1 क्लास जो हो, कुछ भी फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, सबका अगर वन शॉट चाहिए तो आप SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च करेंगे क्या कि क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट प्रकाशिकी, या तो सर्च करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट 1 बिलियन वन शॉट बाई SWR ऑनलाइन क्लासेस, तुरंत आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रकाशिकी चैप्टर देखते हैं। शुरू करते हैं। प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाशिकी से हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक ही है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाशिकी से हम क्या समझते हैं, या प्रकाशिकी की परिभाषा लिखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों, जैसे कि मतलब जैसे प्रकाश के गुण कैसे है, तीव्र है, धीमा है, स्लो है, लाइटदार है, तो कैसे है उसके गुण का और उसके व्यवहार से संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं, घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो प्रकाश, जैसे हम देखिए प्रकाश पड़ रहा है, बोर्ड पे पड़ रहा है, नीचे प्रकाश है, ऊपर प्रकाश है, तो ये प्रकाश जो है इसके गुण, ये गुण कैसा है, मतलब कैसे कलर है, व्हाइट है, ब्लू है, नीला है, पीला है, कैसा कलर है, और उसके व्यवहार, वह तेज दे रहा है, स्लो दे रहा है, और उसके यही सब घटनाओं के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इन्हीं घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, तो वही अध्ययन ही क्या कहलाएगा? वही अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको प्रकाशिकी समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। आप सभी सोच रहे होंगे सर प्रकाश बहुत सरल चीज़ है, हम बता देंगे। आप कह रहे होंगे सर जो आपके सामने दिख रहा है ये प्रकाश है। तो प्यारे बच्चों, आप इसे भौतिक विधि में बताइए प्रकाश क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे प्रकाश निकल रहा है, ये ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वो क्या है? ऊर्जा है, जो हमें विटामिन D के रूप में मिलती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। अगर अभी लाइट ना हो तो हम आपको बोर्ड में पढ़ा पाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं रहेगा तो हम दिन का इंतजार करेंगे, जब दिन होगा तो हम आपको पढ़ा पाएंगे। परंतु यह लाइट होने के कारण हम इसको रात में भी पढ़ा लेंगे। तो यही कारण है ना, प्रकाश मतलब हमारी जो ऐसी ऊर्जा जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। था हम कह सकते हैं लाइट को हम ऑन किए, हम रात में पढ़ाना चालू कर दिए। लाइट को हम ऑन किए, हीटर चलाना चालू कर दिए। लाइट ऑन किए, प्रेस करना चालू कर दिए। तो ये हमारी क्या है? एक प्रकार की आवश्यकता है। तो क्या कह रहा है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी अपना काम पूर्ण कर सकते हैं। वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। परंतु प्यारे बच्चों, प्रकाश स्वयं कभी दिखता नहीं है।
आप सोच रहे होंगे सर ये दिख तो रहा है हमारे सामने प्रकाश, कहाँ दिख रहा है बताइए, कहाँ प्रकाश है? आपको प्रकाश दिख रहा है? नहीं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। मान लीजिए हमारे पास प्रकाश, ये हमारे पास क्या है? मार्कर है। मार्कर अब अगर अभी हम लाइट ऑफ कर दें तो ये मार्कर दिखेगा? शायद नहीं, ठीक है, शायद नहीं, परंतु जैसे ही लाइट ऑन करेंगे ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पड़ रहा है? प्रकाश। परंतु प्रकाश कहाँ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों? दिख रहा है प्रकाश पड़ता हुआ? नहीं ना। तो इसी के लिए कहते हैं प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता कर सकता है, परंतु स्वयं नहीं दिखता है। यही कारण है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, ठीक है। प्रकाश मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है अदीप्त वस्तुएं, नंबर दूसरा होता है प्रदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो आप जैसे समझ रहे होंगे, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है अदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे मान लीजिए तारा हो गया, सूर्य एक प्रकार का तारा ही है। ये मत समझिएगा कि चंद्रमा हमारे लिए अदीप्त वस्तु है, नहीं, वो सूर्य से रोशनी ले रहा है और सूर्य से रोशनी लेके तो पृथ्वी को दे रहा है, तो हमारे लिए क्या हो गई? प्रदीप्त वस्तु हो गई। क्या हो गई? प्रदीप्त वस्तु हो गई। तो ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती हैं, स्वयं देती हैं, खुद से देती हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। जैसे दिया हो गया, अब इस दिया को उसमें घी और बत्ती लगा कर डाल देते हैं तो जलने लगता है, तो वो स्वयं की लालटेन हो गई, तो स्वयं की प्रकाश उत्पन्न कर रही है ना। तो ऐसी वस्तु को अदीप्त वस्तु कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा चंद्रमा एक प्रकार का प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार हो गई लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए बच्चों? ये हमारे हो गए प्रदीप्त वस्तु। उम्मीद है आपको प्रकाश समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं? ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एग्जामिनेशन में इससे यह कई बार पूछा गया है। इस पर कई बार चित्र बनाने को भी आता है, अभी हम आपको चित्र भी बनवाएंगे। तो क्या कह रहा है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरता है, तो मान लीजिए कोई हमारा पहले सतह बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कोई सतह बना लिए, ठीक है। क्या कह रहा है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरता है, मान लीजिए चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिर रहा है ना बच्चों, आपको दिख रहा होगा, इसलिए तिरछा बनाए हैं। तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है जिस मार्ग से वह आया होता है। तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है जिस मार्ग से वह आया होता है। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो उम्मीद है आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए डिफिनेशन से। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिसमें से वह आया है। मान लीजिए कोण आई बनाकर आया, ठीक है, कोण आई बनाकर आया। यहाँ अभिलंब खींच लीजिए, एक अभिलंब खींच लीजिए जिससे आसानी होगी पढ़ने में। मान लीजिए कोण आई बनाकर आया, इसका कोण जैसे मान लीजिए क्या है? कोण आई। ये आई कोण बना के आया तो यहाँ पर कोण आर बनाकर वापस चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। यानी 45 डिग्री पे अगर वो आएगा तो 45 डिग्री से ही जाएगा, ना कि 90 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद है प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के नियम। प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं उसको आइए देखते हैं। तो परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। जैसे कि नंबर 1, आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब। देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों, एक और था, आपतित किरण, अभिलंब, अपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए, ये हमारी जो हो गई, ये जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आने वाली किरण को हम कहेंगे, इसको जो इसका नाम क्या रखेंगे? इसका कहेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण,
ठीक है। और ये जो वाली किरण है ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक बिंदु बन रही है, इसे कहेंगे हम आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम आपतन बिंदु। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु। हाँ, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु। और ये जो हमारा लाइन है इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब आप लिख लीजिएगा। और इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, अभिलंब। और इसे बोलते हैं जब ये परावर्तित हो रही है, मतलब वापस जा रही है, तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। आपको उम्मीद है तीनों समझ में आया होगा। आप देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, इसमें तीनों एक ही तल पे स्थित हैं, एक ही जगह स्थित है ना। तो इसे मतलब पहला क्या कह रहा है, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। फिर क्या कह रहा है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमने प्यारे बच्चों आपको बताया ना कि जो आई कोण होता है सदैव, कोण आई सदैव कोण आर के बराबर होता है। कोण यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारा कोई क्या है, ठीक है, ये हमारा कोई तल है। मान लीजिए यहाँ से हमारा प्रकाश किरण आ रहा है, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये हमारा प्रकाश। इसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो जब आपतन कोण जिस डिग्री से आएगा उसी डिग्री से ही वापस जाएगा, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो प्यारे बच्चों हमने लगभग 4 टॉपिक कर लिया है। अब आइए देखते हैं 5वां टॉपिक। आज हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश करके ही रहेंगे, क्योंकि यह बार बार झंझट नहीं रहेगी कि सर इसमें कुछ टॉपिक बच गए उसको पढ़ा दीजिए, कुछ टॉपिक बच गए उसको पढ़ा दीजिए। आज इस चैप्टर को हम पूरा खत्म करके ही रहेंगे। आइए देखते हैं 5वां टॉपिक, दर्पण। दर्पण क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं वह दर्पण वह होता है, या कह सकते हैं वह प्रत्येक वस्तु जो अपने सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी है और ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, ये कोई वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये मान लीजिए दर्पण है, पीछे से कलाई कर देते, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है, वह प्रत्येक वस्तु जिसका कि देखिए वह प्रत्येक वस्तु जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मान लीजिए कोई दर्पण है, ये कोई वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, तो इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही कहते हैं दर्पण। कि वह प्रत्येक वस्तु जिसके सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसे ही दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कलाई करते हैं अभी हमने आपको दिखाया प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए हमने अभी आपको दिखाया कि ये जो देखिए कलाई हो रही है, ये जो कलाई कर रहे हैं, ये कलाई में कौन से चीज का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी मतलब कह सकते हैं कि वस्तु आर पार नहीं दिखाई देती है। तो इसमें हम लाल ऑक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम पारा ऑक्साइड भी कहते हैं, या तो पारा ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। लाल ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या तो पारा ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। कहाँ पर, इसको हम कलाई करने पर, यानी पीछे से ऐसे कर, मान लीजिए इसको पीछे से हम क्या कर रहे हैं, पीछे से हम इसको पेंट कर रहे हैं। पेंट करना ही क्या कहलाता है, पेंट करना ही क्या कहलाता है, तो पेंट करना ही कलाई कहलाता है। कलाई आप कुछ और नहीं समझिएगा, यही होता है। कंदाई नहीं समझिए कि कंदाई समझ लिए, कलाई जो दर्पण के पीछे पेंट होता है जिसको पॉलिश कहते हैं, उसे ही कहते हैं कलाई, जो सिल्वर नाइट्रेट और लाल ऑक्साइड से मतलब कह सकते हैं पेंट किया गया रहता है। यह मेनली 2 प्रकार का होता है, होता तो 3 प्रकार का है, परंतु ज़्यादातर हमारे एग्जाम में 2 प्रकार के ही आते हैं। नंबर एक हो गया हमारा उत्तल दर्पण, नंबर 2 हो गया अवतल दर्पण। हमारे एग्जाम में 3 मतलब 2 आते हैं मगर 3 होते हैं, जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, 3 दर्पण होते हैं। परंतु ज़्यादातर एग्जाम में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ही पूछे जाते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक तल यानी ऐसे रहता है, ये देखिए इसका परावर्तक तल यानी बाहरी, जो बाहरी वाला तल है, ये वाला देखिए, ये बाहर वाला तल है, ये क्या है, बाहर वाला तल उभरा हुआ है ना। जब जो बाहरी तल उभरा हुआ रहता है तो इसे ही क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसे ही हम कहेंगे उत्तल दर्पण।
इसे क्या कहेंगे, तो उत्तल दर्पण। ये नहीं कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसके बाहरी तल, ये कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका बाहरी तल, ऐसा दर्पण जिसका बाहरी तल उभरा हुआ है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। आइए देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक तल धसा हुआ, धसा नहीं, अभी हम आपको बता रहे हैं, धसा हुआ ये होता है, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे क्या कह रहा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसे रहता है, तो उसका परावर्तक ये है, देखिए अंदर अंदर धसा हुआ है ना बच्चों, अंदर इस अंदर की ओर घुसा हुआ जिसको कहते हैं ना, मतलब अंदर की ओर ठेला हुआ है। तो जो ऐसा 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 दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ या अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, उसे ही सॉरी, ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ या अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसे ही कहते हैं हम अवतल दर्पण। उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको दर्पण तथा दर्पण के जो भी मतलब दर्पण के प्रकार हैं वो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब दर्पण तो हमने पढ़ लिया, दर्पण में क्या कारक गुण पाए जाते हैं, दर्पण में कौन कौन सी परिभाषाएं पाई जाती हैं, दर्पण में जो मतलब निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे हो गया वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या वक्र, और हमारा हो गया मुख्य अक्ष हो गया। ये सब क्या होती हैं, हम इसको जानते तो हैं मगर इसको हम पढ़े नहीं है ना। आइए उसको भी हम करके देखते हैं। तो हम कह सकते हैं उस गोले का केंद्र जिसका एक भाग क्या होता है, एक भाग उस गोले का केंद्र जिसका एक भाग केंद्र होता है, और उसे देखिए उस गोले का केंद्र जिसका एक भाग केंद्र होता है, उसे ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सॉरी, उस यहाँ पर इस तरह लिख लीजिएगा कि उस गोले का केंद्र जिसका एक भाग दर्पण होता है, यहाँ लिख लीजिएगा दर्पण, थोड़ा सा बस यही मिस्टेक हुआ है, दर्पण तथा दूसरा भाग केंद्र होता है, यहाँ लिख लीजिएगा तथा दूसरा भाग केंद्र होता है, उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आइए दर्पण में आपको दिखाते हैं। इसका कह रहा है वह गोला, मान लीजिए कोई गोला है, वह गोला जिसका एक भाग क्या है, दर्पण है। यहाँ देखिए, इधर देखिए कलाई किया गया है ना, तो एक भाग दर्पण होता है तथा एक भाग क्या होता है, एक भाग केंद्र होता है, एक भाग क्या होता है, केंद्र होता है। यहाँ देखिए इसी केंद्र को अलग अलग कर दिए है ना, कि एक भाग दर्पण होता है और एक भाग केंद्र होता है। मतलब एक भाग दर्पण होता है, एक भाग समतल यानी सही होता है, जिसको केंद्र कहते हैं। तो इसी केंद्र को ही क्या कहते हैं, इसी केंद्र को ही हम वक्रता इसी केंद्र को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी केंद्र को ही हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए सी है ना, सी से डिनोट करते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। इसके यहाँ देखिए बीचों बीच एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे देखिए पी बना है ना, तो दर्पण के मध्य देखिए दोनों तरफ से बराबर है, यहाँ बीच में क्या है, जो दर्पण के मध्य है बीचों बीच, जैसे मान लीजिए ये कोई लकीर है, इसमें बीचों बीच काट देते हैं, तो ये बीचों बीच भाग ही क्या कहलाएगा, ये बीचों बीच भाग ही ध्रुव कहलाएगा। उसी प्रकार दर्पण के मध्य स्थित बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब लास्ट आइए देखिए तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए दर्पण के ध्रुव ये है ना, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो ये रेखा है, ये बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली रेखा है, लाइन जिसको बोलते हैं, इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं दर्पण के संबंधित परिभाषा में, वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं।
क्या प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आया? देखिए अब आपको हम यहाँ स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में जो यहाँ दूरी है ना, इतनी दूरी के बीच देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो प्यारे बच्चों हमने 6 टॉपिक कर लिया है। अब आइए देखते हैं 7वां टॉपिक जो कि फोकस दूरी है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मतलब कि जो दर्पण था, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी थी, अभी हमने बनाया था ऐसे एक चित्र जिसमें एक ऐसे कुछ प्रकार के लाए थे ना, M1 M2 लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ध्रुव है ना, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी है, इसी जो बिंदु है, इसे ही हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यही हुई हमारी फोकस दूरी कि दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। आइए देखते हैं 8वां टॉपिक, रेखीय आवर्धन क्या होता है। इससे को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से कहते हैं न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या 8वां टॉपिक, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की, यहाँ देखिए यहाँ की रहेगा, यहाँ की देखिए, फिर से देखिए, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, यहाँ देखिए वस्तु की लंबाई के, यहाँ देखिए यहाँ क्या था ना, यहाँ क्या था कि देखिए यहाँ देखिए फिर से, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। जैसे m = I/O। I से हो गया हमारा इमेज, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब, O से हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं वस्तु, यानी इमेज अपॉन ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, यहाँ देखिए अनुपात है ना, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे -v और अपॉन u से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं 9वां टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक मार्ग से दूसरे मार्ग में प्रवेश करती है या जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी विचलन की घटना को, इसी विचलन की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, हमने क्या लिया? परावर्तक तल लिया। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाती है, उसे इस तरह जाना चाहिए था ना, इस तरह ना जाकर वह जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। प्रकाश की इसी विचलन की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये जो ऊपर वाला माध्यम होता है, ये वायु होता है, जिसे हम कहते हैं विरल। कुछ हमारा इस प्रकार होता है जिसमें हमारी वस्तुएं दूर वायु है, वायु में आसानी से कोई वस्तु चल जाती है, परंतु जैसे हम वायु से भागते हुए जल में आएंगे, हमारी गति क्या हो जाएगी? हमारी गति स्लो हो जाएगी। तो इसी घटना को ही क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे।
अब आइए 10वां पॉइंट, अपवर्तन के नियम की कुछ शर्तें हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो इसके निम्नलिखित भाग हैं, जैसे आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाइए। मान लीजिए कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, क्या कह रहा है, जब मतलब यहाँ देखिए, पहले हमारे पास कोई तल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कोई तल है, ठीक है, जब हमारी ये मान लीजिए हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या कह रहा है, देखिए, आपतित किरण यानी आने वाली किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, इसको मान लीजिए ए, ठीक है। फिर अगर अभिलंब, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, अभिलंब लिख लीजिए, यहाँ पर अभिलंब लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु तथा अपवर्तित बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है। कि देखिए यहाँ देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, ये जो बिंदु है इसे हम आपतन बिंदु, ये जो विलंब है इसे हम अभिलंब से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है, आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे, यहाँ पे देखिए एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, किसी दो माध्यम में के लिए देखिए, किसी दो माध्यम में प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात सदैव नियत होते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होते हैं, दोनों के अनुपात सदैव क्या होते हैं, एक नियत होते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ में आए होंगे अपवर्तन के नियम। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने कुल मिलाकर 10 टॉपिक कर लिया है, अब इतने ही टॉपिक पढ़ना है, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। उम्मीद है आप पूरा समझ में आ रहा होगा पेपर, और यह चैप्टर आज इस वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। कौन सा, प्रकाश की 1 शॉट में। आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से बहुत पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यह किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि, मतलब जो अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का वह गुण होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि उस माध्यम में जो वस्तु है उसकी प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल तेज है व धीमी है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, अगर कोई वस्तु है, अगर यहाँ चल देखिए, यहाँ हो गया हमारा विरल, मान लीजिए इसको विरल हो गया, ये हो गया हमारा सघन, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें वस्तु तेज हो रही है, इसमें हो रही है। तो एक बार हम रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया हमारा वायु और ये हो गई हमारी रेत, ठीक है। जब हम प्रकाश के एक आदमी को हम यहाँ से दौड़ाएंगे वायु में, तो ये बहुत तेजी से निकल जाएगा, परंतु जैसे ही आदमी को हम रेत में दौड़ने कहेंगे तो वो सिलो ऐसे दौड़ेगा ना। जो ऐसे दौड़ेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह ऊपर वाली जो वायु क्या है, यानी विरल है, यानी इसमें तेजी से भागा जा सकता है, परंतु वहीं पर ये जो नीचे वाली है सघन है, इसमें स्लो दौड़ा जा सकता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं, म्यू या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका फार्मूला हो गया एन इज इक्वल टू सी अपॉन पी, या लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अपवर्तनांक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 12वां नंबर टॉपिक, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में उसका अपवर्तनांक जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसे हम
इस घटना को ही क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, ये कोई हमारा तल है, ठीक है, इसमें एक अभिलंब है, ठीक है, क्या है, अभिलंब है। क्या कह रहा है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। मान लीजिए कोई आपतन कोण हो रहा है, ठीक, आ रहा है, जिसमें विरल माध्यम उसका आपतन कोण कितना जाए तो 90 डिग्री, कहीं और न जाकर यहीं पर ही मुड़ जाएगी और यहाँ पर क्या 90 डिग्री होता है ना। तो इसी घटना को क्या कहेंगे बच्चों, इसी घटना को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इससे हम C से प्रदर्शित करेंगे। ये आइए देखते हैं 13वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक, और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्यारे बच्चों आपको कुछ बताएंगे इसके पढ़ाने के बाद। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक हो जाए। ये जो आपतन कोण का मान आया था ना, यहाँ देखिए जब यह परावर्तित हो रही थी तो ये 90 डिग्री चली गई थी, परंतु 90 डिग्री से क्या हो जाए, 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक हो जाए, मतलब यहाँ चली जाए 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरण की इस घटना को ही थोड़ा सा अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही, क्या देखिए थोड़ा सा अधिक कह रहा है ना, मतलब इधर कह रहा है ना उधर, इधर कह रहा है। जब थोड़ा सा अधिक हो जाएगा तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में न जाकर विरल माध्यम में ही वापस लौट जाएगी, मतलब ऐसे जैसे आई थी तो ऐसे ही लौट जाएगी। जब सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। प्रकाश की इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों आज ये चैप्टर खत्म हुआ प्रकाश की जो फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब अगर अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।